बच्चों के माता-पिताओं को क्या गाइड करेंगे कि बच्चों का ध्यान किस तरह से रखा जाए? कि ये मौसम बच्चे के लिए जो होता है, ये बड़ा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर चेंजेस। तो हमें इस मौसम में यही ध्यान रखना है कि ये जो मौसम है काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है इस टाइम पे। तो कुछ लोग हैं जो इस टाइम पे एसी भी लगा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फ़ैन लगा रहे हैं। ये हमें इस बात पे समझना है बच्चे को, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मौसम में जैसे ही भी परिवर्तन आना शुरू होता है तो बच्चों में भी कई रोग देखने को मिलते हैं। दस्त हो गए, उल्टियाँ आती हैं, कुछ बच्चे जन्म से ही बोल नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं और उनके माता-पिता कितने परेशान होते हैं, कहाँ-कहाँ डॉक्टरों के वो चक्कर लगाते हैं, आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसे में उन बच्चों का इलाज मिल जाए या सही डॉक्टर का पता चल जाए कि ये डॉक्टर जो हैं वो वहाँ बैठते हैं, तो फिर तो क्या बात है। और सभी माता-पिता हमें लगता है वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे ही डॉक्टर के साथ हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। डॉक्टर अर्शदीप सिंह हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, गांधीनगर अस्पताल में ये बैठते हैं। यहाँ पर बच्चों को देखते हैं और इनके बारे में हम जानकारी दें कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव हैं। कई बच्चों के बारे में जानकारियाँ देते रहते हैं, बच्चों में क्या परेशानी है, उससे कैसे बाहर निकलना है, कौन-सी मेडिसिन लेनी है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम आपसे इनकी मुलाकात करवा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो कौन-कौन से बच्चे जो हैं, उन बच्चों में क्या-क्या बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपको हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और मौसम चेंज होने के साथ-साथ किस तरह की बीमारियाँ इस समय बच्चों को आपको देखने को मिल रही हैं? किस तरह के बच्चे आपके पास आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए? ये जो टाइम है इस ईयर का, इस टाइम पे जैसे ही मौसम सर्दियों से गर्मी की तरफ जाता है, तो ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि यहाँ पे जो फूड बॉर्न जो डिजीज़ेज़ हैं, इसमें इनका ज़्यादा प्रेवलेंस रहता है, इंसिडेंस बढ़ जाता है इनका। इस टाइम पे हमारी ओपीडी में तो ख़ासकर इस टाइम ज़्यादा बच्चों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको हम डायरिया बोलते हैं या गैस्ट्राइटिस हो गया जिसको हम वोमिटिंग बोलते हैं, ये सारे केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं या टाइफाइड हो गया, ये सारी ये हम केसेस कॉमनली देख रहे हैं इस टाइम पे। और बाकी इस टाइम पे यही हमें थोड़े प्रिकॉशंस वगैरह लेने होते हैं कि बाहर की चीज़ें ना खाएँ और अवॉइड करें। सोशल मीडिया पे के ऊपर भी आप काफ़ी एक्टिव हैं। काफ़ी कम डॉक्टर हमने देखे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहे। इसके पीछे कारण क्या है? मेरा यही पर्पस था, मैं पहले भी सोशल मीडिया काफ़ी चलाता हूँ और मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाना, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाना, इसका एक ही पर्पस था कि मैं रोज़ अपनी ओपीडी में देख रहा था कि काफ़ी बच्चे आते हैं, काफ़ी न्यूबॉर्न्स आते हैं हमारे पास, तो उनके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते और हम एक-एक पेरेंट्स को जाके हम अवेयर नहीं कर सकते कि आप आपके बच्चे को ये करना है, ये नहीं करना है इस बच्चे के साथ। तो मेरा ये सोल पर्पस यही था सोशल मीडिया में ये ऐसी कंटेंट डालने का कि मेरी रीच जो है थाउज़ेंड्स में या लैक्स में जाएगी, उससे मैं एक वीडियो के माध्यम से हज़ार पेरेंट्स को, लाख पेरेंट्स को मैं अवेयर कर सकता हूँ कि ये चीज़ें नहीं करनी है, ताकि उनको हम मेरे को समझाने की ज़रूरत ना पड़े, खुद ही वो समझ जाएँ। इस मौसम में क्या माता-पिता बच्चों के माता-पिताओं को क्या गाइड करेंगे कि बच्चों का ध्यान किस तरह से रखा जाए? अ, अब छोटे बच्चों में जो न्यूबॉर्न है, हाँ, तो इस मौसम में यही ध्यान रखना है कि ये जो मौसम है काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है इस टाइम पे, तो टेम्परेचर जो वेरिएशन बहुत है। तो कुछ लोग हैं जो इस टाइम पे एसी भी लगा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो फ़ैन लगा रहे हैं, तो कुछ लोग हैं फ़ैन नहीं भी लगा रहे हैं। तो ये हमें इस बात पे समझना है बच्चे को कि ये मौसम बच्चे के लिए जो होता है, ये बड़ा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर चेंजेस, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है। जब भी आपका बच्चा अगर तो अभी न्यूबॉर्न है तो कुछ 5 डेज़ या 10 डेज़ या मंथ का भी है, तो हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है बच्चे के। फ्रिक्वेंटली हमने उसके पाँव चेक करने हैं, उल्टे हाथ से अपने उसके पाँव चेक करने हैं कि पाँव ठंडे हैं, हाथ ठंडे हैं। तो अगर तो वैसा है तो इसका मतलब है बच्चा आपका कोल्ड स्ट्रेस में है, तो आपको एक क्लोथिंग की लेयर बढ़ानी है। तो अगर लगे कि पाँव गर्म है या तो दैट मीन्स कि बच्चा आपका एम्बिएंट टेम्परेचर पे है। और रही बात फ़ैन की या एसी की, इस टाइम पे आपको थोड़ा अवॉइड ही करना है, एसी नहीं लगाना है। दिन और रात के टेम्परेचर में अप्रॉक्सिमेटली 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो मतलब आप जहाँ पे जिस रूम में बच्चे को रखना है वहाँ पे फैन का आपको यूज़। फ़ैन लगाना है, आपको डायरेक्ट फ़ैन के नीचे नहीं रखना है बच्चे को, आपको किसी कॉर्नर पे रखना है, फ़ैन लोअर स्पीड पे रखना है आपको, तो ये करना है। और दूसरा रहा एसी की बात,
तो अगर आपको एसी लगाना भी है तो आपको एसी का टेम्परेचर 24 टू 28 के बीच में ही रखना है। तो इससे लोएस्ट टेम्परेचर पे नहीं लेके जाना बच्चे को। दूसरा, डायरेक्ट हवा के नीचे नहीं रखना है बच्चे को एसी की। अगर आप ऐसा करेंगे डेफिनेटली आपका बच्चा एक्सपोज होगा कोल्ड से, और कोल्ड से एक्सपोज होगा तो उसको कोल्ड रहेगा, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स रहेंगी और फिर आगे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये तो एक पेरेंट्स के लिए एडवाइस है। और सेकंड मेरी एडवाइस है पेरेंट्स के लिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, तो आपका बच्चा 5-6 महीने का, तो ये बड़ा प्रोन होता है, सेंसिटिव होता है टू कोल्ड एंड ये वायरल इन्फेक्शंस को। तो पेरेंट्स को यही एडवाइस्ड है कि आप खुद को भी बचा के रखें कोल्ड से। अगर आप खुद को बचा के रखेंगे तभी आपका बच्चा बचेगा। अगर आप खुद ही कोल्ड से या किसी वायरल इन्फेक्शन से एक्सपोज हो गए तो नेचुरल है कि आपका बच्चा भी आप ही से ही एक्सपोज होगा, तो उसी एनवायरनमेंट में रहता है वो। तो पेरेंट्स के लिए यही एडवाइस रहती है कि खुद अगर किसी को लग रहा है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं उनके फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में, इट्स बेटर कि वो उनसे दूर रहें या अपना प्रॉपर मास्क यूज़ करें या सैनिटाइज़र यूज़ करें। और जब भी घर आएँ बच्चे को सैनिटाइज़ करें या हैंड वॉश करके फिर टच करें। तो ये तो एडवाइजेबल है। और शादी तभी करें जब आपको जानकारी हो कि बच्चे की कैसे केयर करनी है। ये तो एक मजाक की बात होगी, लेकिन कुछ बच्चे एबनॉर्मल ही जन्म से ही एबनॉर्मल पैदा होते हैं, उन बच्चों का भी आप ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ जी, हाँ, ट्रीटमेंट करते हैं बेसिकली। इसमें रहता है, अब इसमें समझने वाली बात है कि बच्चे को किस लेवल पे कैसी प्रॉब्लम है। अब जो जन्म से प्रॉब्लम रहती है इसमें भी डिजीज़ेज़ रहती हैं, कुछ जैसे होती हैं बच्चों में जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं। कोई सिंड्रोम हो गया बच्चे को, जीन्स के लेवल पे डिफेक्ट है या क्रोमोसोम के लेवल पे डिफेक्ट है, वो तो रही डिफरेंट कंडीशन। उसमें हम कुछ यही कर सकते हैं, जो उसको आगे परेशानियाँ रहेंगी उसको हम एड्रेस करते हैं। बच्चा चल नहीं पा रहा है तो हम उसको एड्रेस करेंगे, बच्चे को कोई डिफेक्ट है, किसी चीज़ की मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो उसको करते हैं। वो तो उसका रहता है, वो हम फिर इवैल्यूएट करते हैं, अकॉर्डिंगली हम बताते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे ट्रीटमेंट रहेगा। अब फिर उसके बाद कुछ आती हैं प्रॉब्लम्स, जैसे बर्थ के दौरान जो प्रॉब्लम होती है, जो हम बड़ा कॉमनली देखते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेरिनेटल एस्फिक्सिया या बर्थ एस्फिक्सिया। ये हम बड़ा कॉमनली देखते हैं जब तो इसमें क्या है कि बच्चा जब पैदा होगा उस टाइम पे बच्चे को अगर ऑक्सीजन ना पहुंचे, बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है मदर से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा। तो अगर तो उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उस बच्चे को डैमेज होगा पूरी बॉडी में, ब्रेन में, स्पेशली ब्रेन में। तो उस डैमेज की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आगे लाइफ लॉन्ग। तो वो एक डिफरेंट डिजीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप है, डिसऑर्डर है। बट जो बाकी जो जेनेटिक्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम फिर इवैल्यूएट करते हैं। जो बर्थ एस्फिक्सिया वाले बच्चे रहते हैं यूजुअली इनको हम सेरेब्रल पैल्सी या सीपी कहते हैं। तो इनका अलग रहता है अप्रोच हमारा। तो और दूसरा जो कोई जेनेटिक होगा उनका थोड़ा अप्रोच रहेगा। ओवरऑल ये जब एक टू अ लेमैन ये एक जैसा ही प्रेजेंट करते हैं। दे फील लाइक कि एवरीवन इज सेम और एवरीथिंग इज सेम। सीपी बच्चे लगते हैं। हाँ, सीपी जो होते हैं सेरेब्रल पैल्सी जिनको बोलते हैं, तो एक ब्रॉड टर्म है उसमें हम इनको डालते हैं, उनमें वैसे ही रहता है। मतलब ट्रीटमेंट हो सकता है? ट्रीटमेंट होता है ये डेफिनेटली, ऐसी बात नहीं है कि ये लैग करेंगे, ये 100% नहीं इम्प्रूव करेंगे, बट दे में रीच अप टू 60-70 और मे बी 80% ऑफ नॉर्मल बेबी। उसकी जो एबिलिटीज़ हैं 70-80% पे। अब डिपेंड करता है उस पर क्या इन बच्चों में स्पीच की प्रॉब्लम रहती है, मोबिलिटी में प्रॉब्लम रहती है, चल नहीं पाएंगे, गर्दन नहीं संभालेंगे। दूसरा, इनमें सुनने में प्रॉब्लम रह सकती है। डिपेंड करता है कि जब बच्चा बॉर्न नहीं हुआ था या बॉर्न होते समय ब्रेन के कौन से एरिया में उसको डिफेक्ट हुआ है, बेस्ड ऑन दैट बच्चे को प्रॉब्लम्स आगे रहती हैं। तो हम डिफरेंट लेवल पे बच्चे को हम इवेलुएट करते हैं, एमआरआई करवाते हैं, इनका हियरिंग असेसमेंट करते हैं और इनको फिर ग्रेड करते हैं बच्चे को किस लेवल की इसको डिसेबिलिटी है। तो फिर हम इसमें बच्चों में फिजियोथेरेपी देते हैं, किसी को कंट्रैक्शंस हो हम उनको मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं, किसी को साथ में एपिलेप्सी या सीजर्स की प्रॉब्लम है तो हम अकॉर्डिंगली एंटी एपिलेप्टिक्स या दोनों की दवाई देते हैं इनको। तो ये इनकी ऐसे अप्रोच रहती है। अल्टीमेटली ये इम्प्रूव करते हैं इनमें, तो बट थोड़ी इनको कुछ लेवल की इनको डिसेबिलिटी तो रहती है आगे। तो कुछ बच्चे हमने देखे जो जन्म से तो ठीक थे, लेकिन 2-3 साल के बाद अचानक उनके पाँव से कोई बीमारी शुरू हुई और वो पाँव टांगे काम करना बंद कर गई, धीरे धीरे वो खड़े होना चलना बंद हो गए और फिर ऐसा लगा कि एक अबनॉर्मल की स्थिति में जा रहे थे। ये किस तरह की बीमारी है? ये हमने जब कोविड आया, कोविड के बाद हमने ये काफ़ी
केसेस देखे तो उस टाइम हॉस्पिटल में इस डिजीज़ को हम बोलते हैं गुलियन बेरी डिजीज़, गुलियन बेरी सिंड्रोम, GBS कहते हैं। तो ये हमने काफ़ी कॉमनली देखा। ये बेसिकली एक हमारी न्यूरॉन्स की डिज़ीज़ है। तो इसमें हमारी बॉडी, जब भी हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होगी या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, हमारी बॉडी इस रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनाती है। अच्छा। हाँ, वो एंटीबॉडीज़ जो हम उस बैक्टीरिया के या वायरस के अगेंस्ट बननी थी, वो एंटीबॉडीज़ हमारे अपने नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। तो अच्छा। ये एक क्लासिकल डिजीज़ है। ये हमने बड़ा स्पाइक देखा ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड। तो उसके बाद में इवेंचुअली ये बच्चे इम्प्रूव करते हैं। इनमें कोर्स ये रहता है कि जब ये प्रेजेंटेशन पे आते हैं तो इनको लोअर लिम्ब से वीकनेस शुरू होती है, बढ़ते इनको रेस्पिरेटरी वीकनेस भी हो जाती है और अल्टीमेटली ये वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट है, तो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ 2 से 4 हफ्ते में रिस्पॉन्ड करते हैं बेस्ड ऑन कि कितनी सिवियरिटी थी प्रेजेंटेशन पे, और कुछ बच्चों को महीने और कुछ को साल भी लग जाते हैं इनको ठीक होने में। तो इवेंचुअली ये इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वायरल इन्फेक्शन जो इन बच्चों को होती है उसके लिए जो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है वही एंटीबॉडीज नर्वस सिस्टम को खा जाती है। नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है, तो उसी से ये प्रॉब्लम रहती है। सिर्फ वायरल का नहीं है, ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी उससे भी होता है, या ये कोई हम वैक्सीन लगाते हैं तो उससे भी होगा। ये कोविड की वैक्सीन। कोविड की वैक्सीन से प्रूवन नहीं है, मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करूँगा। बट एक टाइम था जब यूएस में कुछ स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगाते थे कुछ 1980s में। तो उस टाइम पे इस डिजीज़ का काफ़ी स्पाइक देखा गया था। उस टाइम पे काफ़ी केसेस आए थे। तो दैट वाज अगेन अ वायरस, तो स्वाइन फ्लू का। तो उस टाइम पे था GBS, काफ़ी ज़्यादा नोटिस में आई थी उस टाइम पे ये डिज़ीज़। तो ये तो उस टाइम पे तो प्रूवन था। तो ऐसे में माता पिता क्या, क्योंकि बच्चे तो बोलेंगे नहीं, वो तो भाग रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है जानबूझ के कर रहे हैं या गिर रहे हैं, क्या हो रहा है उनको, तो उनको क्या पता है कि क्या हो रहा है। ऐसे में माता पिता क्या करें, उनको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। देखो, अब हर एक डिजीज़ जिसमें लोअर लिम्ब वीकनेस है या कुछ, ये सबको हम उस GBS में नहीं डालेंगे। तो कोई अलग प्रॉब्लम भी हो सकती है बच्चों को, काफ़ी और प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। इट कैन बी मस्कुलर प्रॉब्लम, इट कैन बी कुछ आपकी और कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो इस स्पाइनल प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने उसको नहीं करना है। मेरी यही एडवाइस है पेरेंट्स से, कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो आपके बच्चे को, इरिस्पेक्टिव कि आपको टांगों की प्रॉब्लम है, हाथ की प्रॉब्लम है, आपको आके अपने अपने डॉक्टर को दिखाना है। एक सर्टिफाइड डॉक्टर होगा आपका, जिसको MBBS MD की है उसने, आपने उसको दिखाना है। अब हॉस्पिटल में आओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तो कंसल्टेशन ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आओ, डॉक्टर्स को दिखाओ। डॉक्टर्स आपको स्क्रीन करेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे, उनको लगेगा तो वो अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। मैक्सिमम मैंने देखा यहाँ पे ये परेशानी ये है कि लोग जो हैं डॉक्टर्स के पास डायरेक्ट नहीं आते हैं। ये पहले सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उसके बाद असर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर्स के पास जाएंगे। तो इतनी देर में डिले हो जाता है। तो आप हॉस्पिटल आएँ, हॉस्पिटल मेरे को लगता है कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट है जो आप OPD के लिए आते हो, और मेडिकेशंस भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं कुछ हद तक। तो हॉस्पिटल आएँ, वही सबसे आपका बेस्ट सोल्यूशन है इस चीज़ का। खुद तो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको ये इस बीमारी के बारे में नहीं पता होगा कि ये कौन सी बीमारी आ गई। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे जन्म से बोल नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों का कोई इलाज आप करते हैं। इलाज करते हैं। इनमें अब रहता है, हमें बच्चे जो हैं जो बोल नहीं पाते हैं, इसमें हम अब अप्रोच रहती है हमारा, हमें पहले इनकी डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है कि बच्चों की बर्थ के दौरान कैसी हिस्ट्री रही थी, कैसे रहे थे, आगे न्यू नेटल लाइफ में फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ में कैसे रहे थे, कोई हॉस्पिटलाइज तो नहीं रहे बच्चे यहाँ पे, या कुछ किसी रीज़न से, या कोई दौरे की शिकायत या सीजर तो नहीं हुआ था, बच्चे ने अपनी गर्दन संभालने टाइम पे शुरू की थी, चलना टाइम पे शुरू हुआ था। अगर तो ये सब ठीक है, सिर्फ उसको बोलने में प्रॉब्लम है, तो फिर हम देखते हैं इसमें कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। यूजुअली हम हियरिंग असेसमेंट करते हैं बच्चों की, जो फर्स्ट लाइन रहता है। अगर कोई बच्चा सुनेगा तो ही बोल पाएगा, वो रिसीव करेगा चीज़ें, तब वो आर्टिकुलेट करेगा, तब बोल पाएगा। अगर तो इसमें फर्स्ट लाइन तो हमारा ये बिल्कुल रहता है कि बच्चों का हियरिंग टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद हम हिस्ट्री लेते हैं पेरेंट्स की, पेरेंट्स कितनी बात करते हैं बच्चे से, बच्चा कोई बर्थ के टाइम एबनॉर्मल तो नहीं था, बच्चा बाकी डोमेन्स में तो नहीं डिलेड है, चलने में प्रॉब्लम तो नहीं रहती है उसको, कि सिर्फ बोलने में है।
अगर तो सिर्फ बोलने में है तो वो एक अलग साइड पे चला जाएगा, स्पीच डिले में लेंगे उसको, स्पीच डिले के कॉजेज़ हम रूल आउट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। अगर लगता है बच्चा चलता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, तो ये एक ब्रॉड डिज़ीज़ का एक पार्ट हो सकता है, तो हम फिर अकॉर्डिंगली यूजुअली जो बच्चे हमारे पास हम जो अभी देखते हैं, तो मैक्सिमम तो यही रहते हैं कि पेरेंट्स जो इनको स्टिमुलस ही नहीं मिलता है। पेरेंट्स खुद फ़ोन पे बिज़ी हैं, वो खुद फ़ोन चलाते हैं, बच्चों से बात नहीं करते, बच्चों को राइम्स लगा के दे देते हैं, बच्चों के साथ बातें नहीं करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से बच्चों को रोने भी नहीं देते हैं। अब रोने भी नहीं देते, हाँ, वही समझो उनको राइम्स लगा के। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो आप देखोगे कि बच्चे डिले क्यों नहीं बोल रहे हैं। पहले जो लोग थे जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, बच्चा मदर के पास भी होता था, फिर दादी के पास जाता था, फिर सबके पास जाता था, तो बच्चे को स्टिमुलस मिलते थे, मल्टीपल उसको चीज़ें सुनने को मिलती थी, तो बच्चा सीखता था। इस टाइम पे है लोगों की न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, एक बच्चा है वो भी अकेला रहता है, पेरेंट्स भी जो हैं फ़ोन दे देते हैं उसको, वो तो एक रीज़न है। हाँ, अगर हमें लगे कि बच्चा नहीं बोल रहा है, ये पेरेंट्स भी पूरे एफर्ट लगा रहे हैं सब, तो फिर हम इवैल्यूएट करते हैं। किसी को अगर लगे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट है, अकॉर्डिंगली हियरिंग एड्स देते हैं हमारे पास। हमने इसके लिए स्पेशली डेडिकेटेड हमने डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी जगहों पे बनाया है, डिस्ट्रिक्ट DEIC कहते हैं जिसको। उसमें हम इन बच्चों को फिर इवैल्यूएट करते हैं। तो इवैल्यूएट करते हैं, फिर अगर किसी को हियरिंग एड्स की ज़रूरत है, हियरिंग एड्स करते हैं। किसी को लगता है कि मोटर और मेंटल दोनों ही इसको डिले हैं, तो अकॉर्डिंगली हम MRI भी प्लान करते हैं, एग्ज़ामिनेशन करते हैं, तो ऐसे अप्रोच रहती है हमारी। अच्छा, इसके अलावा आजकल बच्चों में एक और चीज़ देखने में, एक तो इम्यून सिस्टम उनका काफ़ी वीक हो गया और दूसरा वो खाना नहीं खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। मोमोज़ खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, फिर बाहर से कोई ऐसी चीज़ ले आएँगे वो खाएँगे, उसमें वो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन भोजन नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसका ये कारण है कि अभी जितना मैंने यहाँ पे OPD में भी पेशेंट्स देखे हैं, मैक्सिमम लोगों में ये है कि ये एक विशियस साइकिल रहती है, एनीमिया और फास्ट फूड की, ठीक है। जो बच्चा ज़्यादा एक्सेस में फास्ट फूड खाएगा, उसको रहेगा कि उसको अल्टीमेटली उसका ब्लड जो है कम होता जाएगा, और जिनका ब्लड कम है, तो उनमें आगे प्रॉब्लम रहती है, उनमें कुछ सिम्टम्स रहते हैं जिसको बोलते हैं कि इनमें पाइका रहेगा, भूख नहीं लगी, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, चिड़चिड़े रहेंगे और ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे घर वालों पे, और घर के खाने पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। तो ये एक ऐसा रहता है। तो पेरेंट्स से यही एडवाइस है उनके लिए, एडवाइजेबल है उनके लिए कि अपने बच्चे को जंक फूड नहीं दें। तो अगर देना है कभी हफ्ते में एक बार, वैसे तो एडवाइजेबल है कि देना ही नहीं है, जंक फूड नहीं देना है। कभी उसके सामने यही कंडीशन रखें, बच्चा खाना खाएगा उसके बाद ही उसको दें पेट भर के, तो ये इसके सामने रखना है। दूसरा, हमारे यहाँ पे हम एनीमिया बहुत कॉमनली देख रहे हैं, खासकर यहाँ पे हमारे जम्मू के और जितने बॉर्डरिंग एरियाज़ के बॉर्डर एरियाज़ के मैंने देखे हैं, काफ़ी प्रेवलेंट है। किसी बच्चे का 9 ग्राम से ज़्यादा ब्लड नहीं है, तो वो एक बड़ा कॉमन कारण है जिसकी वजह से बच्चों को भूख नहीं लगती है और ये सब इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब माता-पिता को ध्यान देने की ज़रूरत है, खिलाएँ, पिलाएँ, थप्पड़ मार के खिलाएँ? थप्पड़ मार के खिलाएँ या पहले अपने डॉक्टर को एक बार दिखाएँ। हमें दिखाएँ तो हम देखेंगे अकॉर्डिंगली, कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है, तो अकॉर्डिंगली। कुछ बच्चों में स्टोन्स भी देखने को मिलते हैं और बहुत कम और छोटी उम्र में ये देखने को मिल रहे हैं। गॉल ब्लैडर में हो गया, किडनी स्टोन हो गया, इसके पीछे के कारण क्या है? स्टोन्स बेसिकली अब डिपेंड करता है किडनी का स्टोन है या उसका स्टोन है गॉल ब्लैडर का। ये अब हमारे मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो हैं हमारे हाइड्रेशन स्टेटस पे डिपेंड करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। स्टोन्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, कुछ ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, कुछ और टाइप के स्टोन्स होते हैं, डिपेंडिंग कि हमने किस टाइप के बच्चे को खाना दे रहे हैं। कुछ सिलेक्टिव चीज़ें खा रहा है बच्चा, या टोटल वाटर इनटेक बच्चे की कम है, उसकी वजह से किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। रेस्ट अबाउट गॉल ब्लैडर स्टोन्स, तो उसमें भी मेटाबॉलिज्म का बड़ा रोल है। दूसरा हमारा कुछ उसमें भी एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हो सकते हैं, या दूसरा हमारे ये पिगमेंट स्टोन्स हो सकते हैं। तो पिगमेंट स्टोन्स कैन बी ड्यू टू कोई हमारा हीमोलिटिक डिजीज़ हो सकती है बच्चे को, कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकती है बच्चे को ब्लड की, या कुछ उसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम रह सकती है। बाकी अगर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं या उसका रीज़न एक डिफरेंट रहता है। बच्चा फैटी बच्चा है या ओबीज़ बच्चा है, उसमें डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल होगा और स्टोन्स बन सकते हैं। अंत में माता-पिता के लिए कोई सुझाव?
माता पिता के लिए यही सुझाव है कि अगर किसी बच्चे को आपको कोई इश्यूज लगते हैं तो बच्चों के डॉक्टर के पास आएँ, उनको दिखाएं, सेल्फ मेडिकेशंस ना करें। दूसरा, ये मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम में बाहर का खाना अवॉइड करें और यही इनको एडवाइस रहेगी। और अपनी डाइट अच्छी रखें, घर का खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और यही। और अगर आपसे मुलाकात करनी हो, बच्चों को आपको दिखाना हो तो कहाँ दिखा सकते हैं? सिर्फ गवर्नमेंट गांधीनगर हॉस्पिटल में, ओपीडी में, या फिर कोई और भी स्थान है? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाएं मेरे को। मेरी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को ओपीडी होती है वीकली, तो आप यहीं पे दिखा सकते हैं। तो यहीं पे आएँ, प्राइवेट की ज़रूरत नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमें लगता है कि काफ़ी हद तक डॉक्टर अर्शदीप सिंह जी ने जानकारी दी कि किस तरह से बच्चों की केयर की जा सकती है, और जो भी उन्होंने बताया है, हमें लगता है कि अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप बच्चों की स्वयं भी घर में भी केयर कर सकते हैं। और दूसरा, स्वयं ही डॉक्टर ना बन जाएं। कोई बीमारी ऐसा लगे कुछ गड़बड़ है तो ज़रूर आप डॉक्टर को दिखाएं। और डॉक्टर अर्शदीप जी ने तो बता ही दिया, वो गांधीनगर हॉस्पिटल में बैठते हैं। यहाँ आकर आप ओपीडी में बच्चों को दिखा सकते हैं और इस पर राय भी रखें और देखते रहें दैनिक हर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।